अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। पिछला हमने कवर किया टॉपिक सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, और आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल की ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। जो फंक्शन अपना अपना परफॉर्म करती हैं तो वो फंक्शन मिलकर सेल का फंक्शन बनता है। तो कौन सी ऑर्गेनेली है? नंबर 1, तकरीबन सेल में कितनी ऑर्गेनेलीज होती हैं? ऑलमोस्ट डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं। डजन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन। तकरीबन कितनी है? डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है हमारे पास नंबर 1 वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के सेंटर में सबसे चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे यूकैरियोटिक सेल है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, तो हर सेल में ही न्यूक्लियस ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन मुख्तलिफ इसकी आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये किस तरह से होता है, कैसे नहीं होता। तो न्यूक्लियस हम अगर देखें, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कैसे कैसे होता है। तो हम पहले यूकैरियोट में देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन यूकैरियोट्स। ये बात हमने पहले भी की हुई है कि यूकैरियोट्स में कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वाज़े न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में। जैसे हम ये अगर सेल ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, इसके सेंटर में हमें वाज़े तौर पर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। उसके अलावा यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो अगर हम देखें एनिमल्स में कहाँ पे होता है, प्लांट्स में कहाँ पे होता है? इन एनिमल्स। अगर एनिमल सेल हम देखते हैं तो उसमें हमें कहाँ नज़र आता है? ये हमने एक एनिमल सेल ही बनाया हुआ है। एनिमल सेल में कहाँ पर है न्यूक्लियस? सेंटर में है। जबकि प्लांट सेल देखें तो वहाँ पे कहाँ पे होता है? इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद होगा? ये है एक प्लांट सेल। प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज सिंगल वैक्यूल मौजूद होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? साइड पे। तो वो जो लार्ज वैक्यूल है, जब प्लांट सेल अभी मेच्योर नहीं होते हैं तब न्यूक्लियस सेंटर में होता है। जैसे जैसे मेच्योर होता जाता है प्लांट सेल, तो जितने वैक्यूल्स हैं सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स वो मिलकर एक लार्ज सिंगल वैक्यूल बना देते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस प्लांट सेल मेच्योर होता जाएगा, वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल एक साइड पे। प्लांट सेल में ये कहाँ पर मौजूद होगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये एक साइड पर मौजूद होता है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम सारा पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस का। तो इसके स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है? अगर ये एक न्यूक्लियस है तो हम इसको ये थोड़ा सा बड़ा करके इसी न्यूक्लियस को हम यहाँ पर बड़ा करके देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस अगर हम यहाँ इसको साइज़ इंक्रीज़ करके देखें, ये न्यूक्लियस है और बाहर सारा बाकी सारा सेल का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ऑर्गेनेलीज यहाँ सारी मौजूद होंगी। तो ये न्यूक्लियस अगर हमने सबसे पहले ड्रॉ किया तो सबसे पहले इसकी बाहर कौन सी चीज़ है? ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर आउटर लेयर जो होती है उसे कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन सी लेयर आ गई, या स्ट्रक्चर में क्या चीज़ सबसे पहले आएगी? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? जो सारी मेम्ब्रेन है, जैसे अगर हम ये मार्कर को
इसके हर तरफ देखें तो ये एक बाहर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इस पर पोर्स अगर हम बना दें तो सेम इसी तरह से जितनी भी ये सारी कवरिंग होती है आउटर, उस पर क्या होते हैं, पोर्स। अब हम यहाँ पर शो कर देते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स हैं। इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसकी सारी यहाँ पर मौजूद होंगे जो सारी कवरिंग है आउटर। तो ये है पोर्स, जिन्हें क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियर पोर्स। बुक में सिर्फ इन पोर्स का बताया हुआ कि पोर्स होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप पर। तो ये पोर्स जाहिर सी बात है किसके पोर्स हैं, ये सुराख कहाँ पर है, न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर। तो इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इसके बाद अगर हम इसके अंदर चलें, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रैनुलर सा फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह दानेदार मटेरियल मौजूद होता है। ये सारे का सारा मटेरियल क्या कहलाएगा, सारा मटेरियल क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने सबसे पहले किस चीज़ की बात की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। किस लिए होते हैं, मटेरियल्स के ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद अगर हम इसके इनसाइड देखें, न्यूक्लियर इन्वेलप के या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या मौजूद होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं। एक होगा तो न्यूक्लियोलस कहेंगे, दो होंगे तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे, 1 और 2। और क्या होता है, क्रोमोसोम्स। कहाँ पर होते हैं, ये जो न्यूक्लियोलस, अगर हम कहें कि एक ही है तो ये डार्क सा स्पॉट होता है न्यूक्लियस के अंदर ही। ये सेल था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, एक और डार्क रीजन होगा, जैसे हम ये बना देते हैं। अगर यहाँ पर शो करें तो वो ये मैंने एक बनाया है तो एक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अगर ये दो होते तो इसके साथ ही दूसरा मौजूद होना था। अब ये न्यूक्लियोलस है और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, ये बाहर मौजूद होते हैं। ये सारा क्रोमोसोम मटेरियल है। अब अगर हम इनकी डिटेल देखें, जो न्यूक्लियोलस है, एक है तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक है तो हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। अब उसके नाम से पता चल रहा है राइबोसोमल आरएनए, जाहिर सी बात है वो क्या बनाएगा, राइबोसोम्स। तो ये क्या चीज़ बना रहे होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का फंक्शन भी हमें पता है कि क्या होता है, बुक में नहीं बताया होगा लेकिन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक में यहाँ नहीं बताया होगा। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर क्या हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये पार्ट स्पेसिफिक होगा। उसके बाद अगर क्रोमोसोम की डिटेल देखें तो क्रोमोसोम्स सेल में, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो ये किस तरह से मौजूद होते हैं, इस तरह से अलग अलग क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि इकट्ठे होकर जैसे ये सारे मिलकर एक गुच्छा सा बना लेते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। तो जब सेल डिवाइड नहीं होता इनडिविजिबल फॉर्म में, जब सेल क्या होता है, इनडिविजिबल यानी डिवाइड नहीं हो रहा, उस टाइम पर क्रोमोसोम्स किस शक्ल में होंगे, क्रोमैटिन की शक्ल में। क्रोमैटिन क्या होती है, इनकी लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, यानी ये सारे इस तरह से सारे एक ग्रुप सा बना लेंगे, मिलजुल कर रहेंगे।
लेकिन जैसे ही सेल को मैसेज मिला कि बॉडी में ज़रूरत है सेल्स को डिवाइड करने की, तो फ़ौरन से ही किस शक्ल में आ जाते हैं, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स की शक्ल में। तो ये है एक क्रोमोसोम, तो क्रोमैटिन फ़ौरन से कंडेंस होकर क्या बना देता है, ये क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर ये दो बातें याद रखनी है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, जिसको हम इंटरफेस भी कहते हैं, जिसमें अपने आप को वो रेडी कर रहा होता है डिवीजन के लिए, तो उस टाइम पर किस शक्ल में होता है, क्रोमैटिन की शक्ल में। क्रोमोसोम मटेरियल सारा किस शक्ल में पड़ा होता है, क्रोमैटिन की शक्ल में। जैसे ही सेल को मैसेज मिला कि डिवाइड करना है, तो ये फ़ौरन से इस शक्ल में आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमैटिन है। ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है, ये किसके बारे में पढ़ा था, यूकैरियोट्स के बारे में। यानी यूकैरियोटिक सेल में इस तरह से होता है, क्योंकि उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होने की वजह से इसके पास और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोट्स में पढ़ लिया है, अब है प्रोकैरियोट्स। इनके पास कैसा न्यूक्लियस होता है। अगर हम ये सेल ड्रॉ करते हैं इसका भी, तो इसके क्या होता है, आमतौर पर पहली तो बात हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल इनके अंदर होता है पूरी बॉडी में। इनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। उसमें भी न्यूक्लियस क्या है, प्रोमिनेंट नहीं है। अगर आप डिफरेंस देखें इस सेल के न्यूक्लियस का और इसका, तो इसमें क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जो न्यूक्लियस का जो सारा न्यूक्लियर मटेरियल है वो ये सारा बाहर साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस का मटेरियल यूँ सेंटर में फ्लोट कर रहा होता है। अब क्या हमें पता चल रहा है कि कहाँ है न्यूक्लियस का एग्जैक्ट हमें रीजन नहीं पता चल रहा। तो ये वाला जो जगह होती है जहाँ पर न्यूक्लियस का मटेरियल सारा फ्लोट कर रहा होता है, इस रीजन को कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, पहली बात ये याद रखनी है, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट यूकैरियोट का। उसके बाद एक बात यहाँ पर रहेगी थी कि क्रोमोसोम जब बनते हैं तो इनके क्रोमोसोम किस मटेरियल के बने होते हैं। इनके क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। ये बनते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर। जबकि प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ किस मटेरियल के बने होते हैं, जस्ट डीएनए से। तो ये छोटी सी एक बात प्रोकैरियोट्स के बारे में एंड पे बताई गई कि एक ही लाइन की शक्ल में, कि इनमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नहीं है, और दूसरा इनके क्रोमोसोम में क्या होता है, सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो आज की हमने पहली ऑर्गेनेली पढ़ी। ऑर्गेनेलीज क्या हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर सेल के फंक्शन या सेल का पूरा जब वो कंबाइन होती हैं तो एक सेल बनता है। ये अपना अपना काम करेंगी, जैसे न्यूक्लियस ने अपना जो भी काम है वो करना है, तो इस तरह बाकी के ऑर्गेनेलिज ने भी अपना सारा काम करना है, तो फिर वो सेल का फंक्शन बनना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनेलिज हमने पढ़ी न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स में देखा और प्रोकैरियोट्स में। तो ज़्यादा डिटेल किसके बारे में बताई गई थी, यूकैरियोट में न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई, एक या दो, 1 और 2। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा, क्रोमोसोम्स। और इनके क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से। जबकि इस तरफ क्या होता है, क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं।